हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद, वेलकम टू स्वरूप आईएएस। आज के इस सेशन में जो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, आने वाले परीक्षा बीपीएससी, सीडीपीओ और एएओ और अन्य संबंधित परीक्षाओं के लिए उसी के आधार पर यह बनाया गया है। इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी संबंधित टॉपिक हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कुछ इसमें जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, जो आर्थिक मुद्दे होते हैं वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर, जैसे कि कभी आरबीआई ने अपना रेपो जो रेट है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी उसमें कुछ बदलाव करती है, नए बैंकों के जो मर्जर है, प्राइवेटाइजेशन है, उनसे संबंधित तथ्य हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी हो, नई विदेश नीति हो, तो जितने भी इससे संबंधित तथ्य उस पर भी हम लोग प्रश्न को चर्चा करेंगे, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जा सके। और परीक्षा में अगर किसी भी तरह के प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो मूल टॉपिक से, जो फंडामेंटल टॉपिक से उससे पूछा जाए, या फिर करेंट जो मुद्दे हैं आर्थिक से संबंधित वो पूछे जाए, हम लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो आज ये पहला सीरीज है, ये डेली यहाँ पर हमारे इसी चैनल पर ये उपलब्ध होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पीडीएफ की बात करें तो इसका जो पीडीएफ उपलब्ध होगा, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है स्वरूप एकेडमी, SVAROOP, स्वरूप एकेडमी, इसको आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको हमारा ये चैनल मिलेगा, या फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन करके आप जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसका अर्थ क्या है वो बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व, बी है उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, सी है शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सहअस्तित्व, और डी है वृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यहां पर ए होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने अर्थव्यवस्था के अगर फंडामेंटल जो परिचय टॉपिक अगर उसमें हम लोग पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसको इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ये वैसे देशों में देखी जाती है जो कि एक विकसित देश है, वहां पर इससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा जाता है। इन देशों की विशेषता ये होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले जो देश होते हैं या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, यहाँ पर निजी भागीदारी जो होती है, प्राइवेटाइज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सार्वजनिक भागीदारी नहीं होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद जो प्रमुख आता है वो है सोशलिस्ट, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था भी इसे बोला जाता है। तो ये उन देशों में देखा जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक भागीदारी होती है, निजी भागीदारी नहीं होती है। क्लियर है? जैसे कि अभी बहुत कम ऐसे देश है विश्व में, जैसे कि कभी बोला जाता है उत्तर कोरिया को या फिर चीन को भी कुछ हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री में शामिल किया जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, वो दोनों का रूपरेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें निजी भागीदारी भी होती है प्लस सार्वजनिक सरकार की भी भागीदारी जो होती है इसमें देखी जाती है, उसी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ये होगा। जैसे कि दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो दुनिया के अधिकतर देश इसी कैटेगरी में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में किसे शामिल किया गया है? पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, ये सभी, मतलब उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी जो परीक्षा होती है उसमें 5 ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ पर 5वां ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं कि उसे देने से कोई फर्क पड़ता है आंसर पर, ऐसे हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि 5वां ऑप्शन भी आपके पास वो रहे, जिससे कि आधार पर ये आप उत्तर और भी सही तरीके से दे सके। लेकिन हाँ, ऑप्शन मेन जो होता है इसमें ए, बी, सी और डी होता है। उसके बाद तो 5वां ऑप्शन आपको पता ही है कि उपर्युक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई एक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन होता है वहां पर। तो उसी के आधार
पर दिया जाता है, तो उससे प्रश्न पर या फिर आपके नॉलेज पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो तो आपको वहां पर प्रश्न के आधार पर ही उत्तर देना है कि हाँ इसमें से ए बी सी डी या ई होगा। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्रक की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक देखे जाते हैं, या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक। पहला जो क्षेत्रक होता है इसको प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जो सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो सेक्टर होता है उसको टर्शियरी सेक्टर या फिर उसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को जो द्वितीयक क्षेत्रक है इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है या फिर विनिर्माण क्षेत्रक। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर होता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी इसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज इसे कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में वैसे चीजों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से हमें स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, या फिर जो खनन है, पशुपालन है, या फिर जो अन्य रॉ मटेरियल के रूप में जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, मत्स्य पालन वगैरह जितने भी है, खनन वगैरह भी इसी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में जिसका रिप्रोसेसिंग कर से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि लोहे का उपयोग करके हम लोग फिर कार वगैरह या फिर जो लोहे से बनने वाली वस्तुएं वो बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का उपयोग करके, तो यहाँ पर रिप्रोसेसिंग होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो यहीं पर ये औद्योगिक क्षेत्रक। और टर्शियरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्रक होता है इसमें सर्विसेज दी जाती है, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टीचिंग, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया था, तो पशुपालन बिल्कुल आएगा, वन भी आएगा, मत्स्य पालन भी आएगा, तो इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन बताया है, बिजली, गैस, लौह अयस्क या फिर ये सभी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो डी होगा, क्योंकि बिजली का रिप्रोसेसिंग करके ही, बिजली तो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जो आएगा बिल्कुल द्वितीय क्षेत्र क्या आएगा। गैस भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, वो तो हम लोग उसे जब उसका यूज करना होता है तो हमें उसे रिप्रोसेसिंग करके वो प्राप्त करते हैं। लौह अयस्क भी जितना भी पाया जाता है वो प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन उसे फिर रिप्रोसेसिंग करके ही हम लोग लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में ये सारे आएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक का किससे संबंध है? परिवहन, व्यापार, डाक सेवा या ये सभी? तो यहां पर भी राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, जैसा कि अभी हम बताया। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्रक। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, डाक सेवा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे के सारे बिल्कुल इसी के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीयक या चतुर्थ? तो अभी हमने बताया तृतीय क्षेत्रक जो होता है टर्शियरी सेक्टर, वही सेवा क्षेत्रक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान, एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम लगाया था? ऑप्शन है यहाँ पर ए रमेश दत्त मजूमदार, बी है एस.एन. बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है एम.जी. रांडे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय क्या होता है? पूरे देश का आय, जो कि हम लोग जो व्यक्त करते हैं जीडीपी, जीएनपी के माध्यम से। और राष्ट्रीय आय को सीधा सा अगर डिफाइन करें तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन होता है, उसी का अंतिम फाइनल जो मार्केट प्राइस होता है, फाइनल मार्केट प्राइस, यही कहलाता है राष्ट्रीय आय, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल किया जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल किया जाता है, यही कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की जो पहली बार आकलन किया गया था साइंटिफिक मेथड के आधार पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर ए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय और डी है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो
बी होगा यहां पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, क्लियर है, या फिर इसको कार्यालय भी बोलते हैं, सीएसओ। अभी ध्यान रखिएगा, सीएसओ प्लस एनएसएसओ, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, जबकि एनएसओ जो बेरोजगारी गरीबी संबंधी आंकड़े हैं वो जारी करने का काम करता है। इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो 2019 के बाद जो कार्य दिया गया है एनएसओ को दिया गया है। अब बोलिएगा सर कि यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम उसको सिलेक्ट यहां पर नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये भी स्थिति है ना, जैसे कि कोरोना, चूंकि 2019 में मर्जर हुआ लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाया है। अभी जो भी आंकड़े जारी किए जाते हैं वो सीएसओ के नाम पर ही जारी किए जाते हैं, न कि एनएसओ के माध्यम से। हाँ, मर्जर करके अगर प्रश्न पूछा जाए कि हाँ इन दोनों को मर्ज करके कौन एक नया संगठन बनाया गया, कब ये मर्जर हुआ है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर उत्तर जो टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी इसको लिखते हैं, यहाँ पर संगठन सीएसओ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 70, 71, 93, 94, 99, 2000 और 2001, 2002। 20 है ये, इसमें से चारों ऑप्शन यहां पर गलत है। पहले जो आधार वर्ष, सबसे पहले ये समझिए कि क्या होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है या फिर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है एक बेस ईयर के आधार पर, बेस ईयर के आधार पर, और एक जो कैलकुलेट किया जाता है वो करंट प्राइस के आधार पर, चालू मूल्य के आधार पर। बेस ईयर क्या होता है कि बेस ईयर जैसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि आज से अगर हम बोले कि 10 साल पहले क्या रुपीस का वैल्यू था और आज क्या क्या रुपीस का वैल्यू है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो उसी चीज का आकलन करने के लिए, एक रुपये का रियल वैल्यू पता करने के लिए एक बेस ईयर के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, जो कि बेस ईयर यहाँ 100 लिया जाता है और ये जो वर्तमान जो मूल्य है उसके आधार पर। तो समय समय पर लेकिन बेस ईयर चेंज किया गया है। पहले ये कभी 93, 94, 99, 2000, फिर 2000, 2001, 2001, 2002, 2004, 2005। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अगर उत्तर दीजिएगा 2011, 2012, 2011-12 के आधार पर जो बेस ईयर है वो अभी रखा गया है और राष्ट्रीय आय उसी के गणना पर किया जा रहा है। सीएसओ ने यहां तक भी कहा है कि आधार वर्ष अभी बदलने की भी अब जरूरत हो चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आधार वर्ष 2017-18 किया जाए। ये प्रपोजल है, प्रपोज्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित है, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। अभी जो भी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो 2011-12 के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय, क्रेडिट फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, बी है प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, सी है प्रोफेसर धनंजय रामचंद्र गौडगिल और डी है JRD स्टोन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी, प्रोफेसर VKRV राव को साइंटिफिक मेथड से गणना करने का श्रेय जाता है। पहले भी गणना की गई थी लेकिन साइंटिफिक मेथड से नहीं किया गया था राष्ट्रीय आय की गणना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 इंडिया विजन 2020 क्या है? ओए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, बी योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र, सी है वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायता का विवरण पत्र और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इंडिया विजन जो 2020 है वो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। योजना
योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग तो अभी खत्म हो गया है, आपको पता होगा योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई है, नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना जो की गई है वो 1 जनवरी 2015 को की गई है। और योजना आयोग अपने आप इसको भंग कर दिया गया है, ये खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो उत्तर देना ही होगा, और इसमें जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि ये जो विजन 2 दृष्टि पत्र जो है, ये विजन इंडिया विजन 2020 जो है वो योजना आयोग के द्वारा ही लाया गया था, एक दृष्टि पत्र था ये। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। नीति आयोग अभी जो वर्तमान में, आपको पता है कि योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह भी जैसे चीजें लाता था। अभी नीति आयोग के द्वारा एक 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और एक 15 वर्षीय पत्र लाया गया है, यही अभी जारी किया जाता है भारत में योजनाओं से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल के अंतर्गत माना जाता है। एक तरह का एक बेंचमार्क है जो कि सेटअप किया गया है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, उससे संबंधित। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, 2400 कैलोरी। आपको बता दें यहाँ पर कैलोरी के आधार पर तय किया गया। भारत में 2 आधार है यहाँ पर, जैसे कि आय के आधार पर भी तय किया गया है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। कैलोरी के आधार पर भी पहली बार भारत में तय किया गया कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग रखा गया कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखिएगा तो वहां पर शारीरिक मेहनत ज्यादा किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वहां पर शारीरिक मेहनत ग्रामीण क्षेत्रों के कंपेयर में कम किया जाता है, इसीलिए वहां पर कैलोरी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इतना मिनिमम अगर जिसको मिल रहा है वो गरीब नहीं है, और उससे नीचे वाले को गरीब माना जाता है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो राइट आंसर ये होगा 2100 कैलोरी, जैसा कि अभी हमने बताया। अगला है प्रश्न संख्या 13। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी हेतु किस सूचकांक इंडेक्स का आधार माना गया है। ए थोक के मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर सी होगा, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है प्रश्न संख्या 14। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है। ए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी है थोक के मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, और डी है औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर वो डी होगा, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को शहरी क्षेत्र के लिए माना गया है कि उसके आधार पर ही वहां पर तय किया जाता है उनकी जो है गरीबी संबंधित आकलन। अगला है प्रश्न संख्या 15। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, या फिर कोई नहीं। तो इसमें ज्यादा जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो बी होगा, संरचनात्मक। अर्थव्यवस्था में बदलाव हमेशा देखने को मिलता ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। प्रच्छन्न, संरचनात्मक, चक्रीय, या ऐच्छिक। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए प्रच्छन्न। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको हिंदी में एक और नाम से बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र वो किस पर निर्भर है, कृषि पर, और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी देती है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी जाती है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक कार्य को करने में 10 व्यक्ति लगते हैं और कुल प्रोडक्शन जो करते हैं, कुल जो यूनिट बनाते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं कि 100 यूनिट बनाते हैं, 10 व्यक्ति मिलकर 100 यूनिट बनाते हैं। अब इसमें से 5 लोग को हटा दिया जाता है, 5 लोग अब काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सेम हो रहा है 100 यूनिट ही। 10 लोग काम कर रहे थे तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन, 5 लोग काम कर रहे तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन। तो इसी परिस्थिति को यहां पर देखा जाएगा कि 5 व्यक्ति अननेसेसरी यहां पर लगे हुए हैं, जो कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि यहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता उनकी नहीं है यहां पर, जबकि 5 ही ये काम कर सकते थे।
समिट, जब ऐसी स्थिति हो कि जितने व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे पहले, उन्हें हटा देने के बाद भी सेम प्रोडक्शन हो, पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था आज भी वही प्रोडक्शन हो, उन्हें हटा देने के बाद भी, तो ऐसी अवस्था में जो इन्हें हटाया गया वो छिपी बेरोजगारी, प्रचलन बेरोजगारी के शिकार होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा यहां पर वो ए होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों के स्थिति में सुधार लाना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को सहायता देना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर डी होगा। अंत्योदय योजना का उद्देश्य ही था जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं, जैसे कि अनियमित मजदूर, भिखारी या फिर जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, गरीबों में भी अत्यंत गरीब माने जाते हैं, तो उन्हीं को सीधा उनको लाभ देने का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? जवाहर रोजगार योजना, बाल श्रम योजना, ट्राइसेम या फिर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, समन्वित इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ICDCDS का आपने नाम सुना होगा, पी होगा ये ICDP, तो उसी का ये एक अंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसे आज के डेट में मनरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो कि एक अब ये अधिनियम बन चुका है लॉ के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य एक गारंटी योजना है जिसमें के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिक उन्हीं को रोजगार उपलब्ध कराना, जिसमें कि मिनिमम 100 डेज का, 100 दिनों का मिनिमम रोजगार देने का इसमें संकल्प होता है। इसमें जितने भी लाभार्थी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें 33% महिलाएं होती हैं। इसमें यह भी प्रावधान जो बाद में जोड़ा गया कि अगर सरकार किसी कारणवश उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है, क्योंकि इसमें मांग के आधार पर काम मिलता है, और अगर सरकार उसे उपलब्ध कराने में असक्षम हो जाती है तो उन्हें रोजगार भत्ता भी देने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। क्लियर है? और अगर हम नरेगा की बात करें तो नरेगा की शुरुआत जो की गई थी, यहां पर जो उत्तर होगा 2 फरवरी 2006। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, उस पर भी प्रश्न आया था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी, और प्लानिंग कमीशन ने ही पहली बार भारत में 1951 से 56 के बीच में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तब से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई। बीच में 3 बार बदलाव भी हुए थे, जैसे कि पहली बार 66 से 69 तक 3 वर्षों को रोका गया था। फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो उन्होंने भी योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। आर्थिक सुधार जब हुए थे 90-91 में, तो 2 वर्षों के लिए वहां पर भी अवकाश रखा था। तो 3 बार वो बदलाव हुए थे। तो उससे लेकर 2012-17 तक बोल सकते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक था। इसी दौरान नीति आयोग बना, और नीति आयोग ने ये अब योजनाएं बनाना प्रारंभ किया, और योजना आयोग भंग हुआ, बंद हुआ, और ये पंचवर्षीय योजना की अवधारणा खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि हर एक पंचवर्षीय योजना में जो लाया गया था उसमें उसके उद्देश्य होते थे, लक्ष्य होते थे, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना आयोग के द्वारा उसी का रोड मैप तैयार किया जाता था। गरीबी हटाओ जो ये नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दिया गया था। जब चुनाव हुए थे, मोरारजी देसाई जब वो अपने सत्ता से वो खत्म होते, क्योंकि जब पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई ही थे। तो जब लेकिन वो ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाए, उनकी सरकार गिर गई थी, और फिर इंदिरा गांधी, फिर चुनाव हुए थे, और चुनाव करने के बाद फिर इंदिरा गांधी सरकार बनी थी। तो उस समय जो थी वो छठी योजना थी। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। छठी योजना के समय
ये गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी था ये, लेकिन नारा के बारे में पूछा जाता है। तो जब इलेक्शन हो रहा था उसी समय गरीबी हटाओ नारा का इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, छठी होगा। नेक्स्ट है 21, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951 और 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये वो डी होगा, 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रारंभ हुआ था। 22वां प्रश्न, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2006 और डी है 1 अप्रैल 2006। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2005 को ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये सर्वोदय योजना की शुरुआत जो है की गई थी। पंचवर्षीय योजना लाने से पहले भी ये सर्वोदय जो प्लान है वो लाया भी गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद 24 है, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था 50 में बना था योजना आयोग और 51 से प्रारंभ किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक थी। तो ये जो प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 से अगले साल मतलब 31 मार्च 1956 तक ये था, 5 साल के लिए। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बी होगा। तो इस तरह से आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। ये क्लासेस जो यहाँ पर डेली उपलब्ध होगी। तो अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी छात्र यहाँ पर जुड़ सके। और आपके लाइक और शेयर से ही यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी नए नए क्लासेस लाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। क्लासेस आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसके साथ ही और भी सीरीज जैसे कि एनसीईआरटी सीरीज हो गया, जितने भी एनसीईआरटीज हैं, चाहे जितने भी आप परीक्षा देते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वहां पर एनसीईआरटी सार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एनसीईआरटी सार को जल्दी हम स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर। इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो मानक किताबें हैं, मानक किताबें जैसे कि स्पेक्ट्रम का हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फिर अगर हम बात करें उसका आधुनिक इतिहास का, तो वो सारे बुक्स जो होते हैं, नितिन सिंघानिया का कला एंड जो कला और जो संस्कृति है, साहित्य है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जल्द ही ये सीरीज स्टार्ट होगी जो कि आने वाले एग्जाम, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी जो 67th बीपीएससी उसका प्रारंभिक परीक्षा का डेट एक्सटेंड हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, अभी भी कम से कम आपके पास 3 मंथ से ज्यादा समय आपके पास है, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक वो एग्जाम लिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसके अनुरूप तैयारी करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, 150 प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रश्न सॉल्व करें। और इस बार हमारा टारगेट रहे कि 125 प्रश्न यहाँ पर सही करके बिल्कुल आए, जिससे कि एग्जामिनेशन में किसी भी किंतु परंतु ना हो, बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो। क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार सीट भी बहुत ज्यादा है, तो ये टारगेट अभी से ही तय करके आपको चलना है। क्लियर है? तो हमारी तरफ से भी बिल्कुल आपका सपोर्ट रहेगा और कंटिन्यूअस बेसिस पर अपना कंटिन्यूटी बनाकर स्टडी करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन। इसका पीडीएफ जैसा कि हमने बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।